हाँ तो स्टूडेंट्स बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में ईएफएम का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं हम, बिजनेस बस्टिंग। टॉपिक हम ले रहे हैं कैश बजट। काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे इस चैप्टर को और अच्छा किया जा सके। क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जनवरी टू जून 6 मंथ हमें दिए गए हैं। सेल्स, परचेजेस, वेजेज, $90,000, $40,000 और $9,000। $1,50,000 और $10,000। ये फरवरी की ये डिटेल्स है। $1,20,000, $60,000 और $12,000। $70,000 और $14,000। सेल्स, परचेज और वेजेज। इसके अलावा आपको दिया गया है फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। $5,000, $5,000 फिर से $5,000, यहाँ पे $5,000 है, फिर $5,500 है, फिर $6,000 और ये $6,500। सेम यहीं पे यही है, 5,000 फिर से 5,000, 5,500 फिर 66,000 और फिर 6,500 और 7,000। इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, 1,500 सॉरी। वैसे कितना भी दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप और हम जानते हैं नॉन कैश है, ये कैश एक्सपेंसेस होता ही नहीं है, नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हमें से रिसिप्ट और पेमेंट या कैश बजट में लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हो या नहीं दिया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि कैश बजट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है कभी भी। एडजस्टमेंट में आपको बता दूँ, कैश बैलेंस एज ऑन 1st April 2016 is rupees 11,000। %40 of total sales
will be in cash. %75 of credit sales will be realized after 1 month. And rest after 2 months. तो 75% जो क्रेडिट सेल्स है वो आपको 1 महीने के बाद रिसीव होगी, और बाकी जो 25% बचेगी वो उसके 2 महीने बाद रिसीव होगी। तो 1 महीने के बाद 75% और 2 महीने के बाद बाकी का बचा हुआ 25% आपको रिसीव करना है। थर्ड पॉइंट है आपका परचेज विल always made for cash. Always be made for cash to avail discount of 8%. To avail cash discount of 8%. तो 8% डिस्काउंट लेने के लिए आप हमेशा कैश परचेज करते हैं। फोर्थ पॉइंट है वेजेज विल बी पेड। वेजेज will be paid after an interval of 15 days. 15 दिन के बाद आप वेजेस का पेमेंट करते हैं। On 1st and 15th of each month। 1 तारीख को 15 तारीख को हमेशा पेमेंट करते हैं 15 दिन के बाद। फैक्ट्री ओवरहेड will be paid after 1 month। फैक्ट्री ओवरहेड आप 1 महीने के बाद पे करने हैं। Advance tax will be paid ₹2000 per month। 2000 रुपये एडवांस टैक्स पे करना है आपको हर महीने। You are to prepare cash budget for April, May and June
2016 from the following data. You are to prepare cash budget for April, May and June 2016 from the following data. और ये जो सेल्स है ये आपको 2016 का डेटा गिवन है, एस्टिमेटेड, ये सब एस्टिमेटेड डेटा है। इससे आपको कैलकुलेट करना है जो कैश रिसीव होगा आपके पास कितना होगा, कैश पेमेंट जो होगा वो कितना होगा, और आपके पास जो बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा। तो ये आपको देखना है। इसके लिए आपको कैश बजट बनाना है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने का कैश बजट आपको बनाना है। डेटा आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? तो वेजेज तो हम फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स निश्चित रूप से हमें कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे ये जो सेल्स वाला पॉइंट है ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर ले पहले। तो यहाँ पे हम पहले इसको पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। रिसीव फ्रॉम डेटास, ये वर्किंग नोट में ही हम क्लियर कर रहे हैं इसको। पहले तो सेल्स हम ले लेते हैं। 40% कैश सेल होगी, तो कैश सेल देख लेते हैं। 40% ये तो खैर लिख भी देंगे, चलो छोड़ो, इसको तो ज़रूरत भी नहीं है। 40% कैश सेल हो चुकी है, तो 60% जो सेल्स होगी वो उधार होगी। क्रेडिट सेल्स जो होगी वो 60% होगी। 60% जो सेल्स है वो क्रेडिट है, मैं आपको बता दूं, यानी कि डेटर से वो लेनी है। अब आपको किस तरीके से लेनी है देखते हैं हम। 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स विल बी रियलाइज्ड आफ्टर 1 मंथ। 1 महीने के बाद आपको मिल जाएगी 75% क्रेडिट सेल्स, यानी कि इस 60 का 75% आपको रिसीव हो जाएगा। आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ। यहाँ मिलेगा 75%, यहाँ मिलेगा 25%। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जनवरी का देखते हैं। जनवरी का 90,000 हमने सेल्स किया। जनवरी को 90,000 सेल्स किया हमने गुड्स, तो इसका 40% जो सेल्स है वो तो कैश हुआ होगा। तो 90,000 का 40% 36,000 है, तो ये तो कैश सेल कर दिया होगा। जो बाकी क्रेडिट सेल्स बच गया 54,000, तो ये कब मिला होगा? तो 54,000 जो क्रेडिट सेल्स है इसका 75% पैसा, 54,000 जो सेल्स थी क्रेडिट सेल्स, इसका 75% पैसा यानी कि 40,500 ये तो हमें मिला होगा फरवरी में, और बाकी जो बचा वो हमें मार्च में मिल गया होगा। तो बाकी 1 महीने बाद और बाकी जो बचा वो 2 महीने के बाद मिल गया होगा। इसी तरह फरवरी को हमने 1 लाख का गुड सेल किया, तो इसका 40% यानी कि 40,000 की सेल्स तो कैश हुई होगी, तो उधार जो क्रेडिट सेल्स बच गई वो बच गई 60,000। अब 60,000 का 75% पैसा यानी कि 45,000, 60,000 का 75% पैसा जो हमें मिला होगा वो मिला होगा मार्च में। ये हम बजट बनाने अप्रैल, मई और जून के लिए। तो देखिए, फरवरी को हमने 1 लाख का गुड सेल किया, जिसमें से 40,000 हमने कैश सेल किया था, बाकी का तो जो 60,000 था वो क्रेडिट सेल्स था। 60,000 का 75% पैसा 1 महीने के बाद मिला होगा, यानी कि मार्च में 45,000 रुपये मिले होंगे। बाकी का जो बच गया 15,000 वो 2 महीने के बाद मिलेगा, यानी कि अप्रैल में। तो अप्रैल में जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 15,000,
ये फरवरी का पैसा है जो मिला कब है हमें, जो हमें मिला है अप्रैल में। अब हम देखते हैं मार्च का। तो मार्च को टोटल सेल्स थी 1,10,000, तो 1,10,000 का 40% कैश सेल हुआ होगा 44,000। 40% कैश सेल्स होती है तो 44,000 तो हमें मार्च में ही मिल चुका होगा। तो बाकी जो सेल्स बची क्रेडिट सेल्स वो हो गई 66,000। 66,000 का 75% पैसा हमें मिला होगा अप्रैल में, तो 49,500 ये 75% पैसा है मार्च की क्रेडिट सेल्स का, जो हमें कब मिला होगा अप्रैल में। तो बाकी कितना बच गया, बाकी हमारे पास बच गया है 16,500 जो हमें मिल जाएगा मई में, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। तो अप्रैल के बाद मई आएगा यानी कि मई में मिलेगा। इसी तरह हम देखेंगे अप्रैल में हमने गुड सेल किया 1,20,000, तो 1,20,000 का 40% हो जाता है 48,000, ये तो हमने कैश सेल किया था। तो बाकी जो क्रेडिट सेल्स बच गई वो बच गई 72,000। तो क्रेडिट सेल्स अप्रैल की है 72,000, इसका 75% पैसा, इसका 75% पैसा यानी कि 54,000 पैसा जो मिलेगा वो मिलेगा मई में। बाकी जो बच गया यानी कि 18,000 बच गए, ये 18,000 कब मिल जाएंगे, इसके 1 महीने बाद मिल जाएंगे यानी कि जून में। अब हम मई की सेल्स देख लेते हैं। मई में हमने 1,30,000 का गुड सेल किया, 40% कैश था, तो 60% जो सेल्स थी वो क्रेडिट सेल्स थी 78,000। अब 78,000 पूरा के पूरा 1 महीने बाद थोड़ी मिलेगा, हमें 75% पैसा ही मिलता है 1 महीने के बाद। तो 78,000 का 75% मिल जाएगा हमें 58,500 जून में, और बाकी जो पैसा बच गया है वो तो हमें जुलाई में मिलेगा। लेकिन जुलाई का तो देखना ही नहीं है, अप्रैल मई जून 3 महीने का बजट हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास रिसीव फ्रॉम डेटर्स आएगा, रिसीव फ्रॉम डेटर्स अप्रैल में आएगा, वो होगा 49,500 प्लस 15,000 यानी कि टोटल होगा 64,500। इसी तरह 54,000 प्लस 16,500 ये हो जाएगा 70,500, और 58,500 प्लस 18,000 ये हो जाता है 76,500। तो ये पेमेंट आपको मिलेगा, इसे आप लिख दीजिए कहीं भी रफ में, जिससे कि आप वापस से इसको फिर से यूज़ कर सकें जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो अप्रैल, मई और जून, इसका पेमेंट हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। 64,500 ये आप अप्रैल में लेंगे, मई में आप 70,500 लेंगे, और जून में आप 76,500 लेंगे। पेमेंट आपने लिख दिया है। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो गया। अब हम कैश बजट बना सकते हैं। तो ये वर्किंग नोट था जो आपने तैयार कर लिया था रिसीव फ्रॉम डेटर्स के लिए, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कैश बजट हम तैयार कर देते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए हेडिंग डालेंगे कैश बजट, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कैश बजट फॉर पीरियड अप्रैल, मई एंड जून 2016। ये अप्रैल, मई एंड जून। ये पर्टिकुलर्स लिख दीजिए आप। फर्स्ट सबसे ऊपर आ जाता है रिसीप्ट्स, फिर पेमेंट्स आ जाते हैं, ये टोटल हो जाता है ए, ये टोटल बी दिखा देते हैं हम यहाँ पे। एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है वो बी कहलाता है।
और लास्ट में हम क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल ए में से टोटल बी को लेस करके, ए माइनस बी। तो ये आपका परफॉर्मा हो जाता है रिसीव, पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मई के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है और मई का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जून के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ लीजिए। आपने रिसीप्ट कैलकुलेट कर ली है, जो रिसीव फ्रॉम डेटर्स आपने कैलकुलेट कर लिया था पहले उसे लिख दीजिए जिससे कि आप भूल नहीं जाएं। तो रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो हमने कैलकुलेट किया था वो हम लिख देते हैं। अप्रैल में 64,500 आपने कैलकुलेट किया था, 70,500 मई में और 76,500 जून में। ओपनिंग बैलेंस जो आपको दिया था सबसे पहले वो लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था, कैश बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इज ₹11,000। तो ओपनिंग बैलेंस हम अप्रैल में लिखेंगे और रिसीव साइड में लिखते हैं हमेशा जो बैलेंस हमारे पास है। तो रिसीव साइड में हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस ₹11,000। अब कैश सेल भी आपने की थी तो 40% आपने गुड्स जो सेल किया था वो कैश सेल किया था, तो आप वो भी लिख दीजिए। रिसीप्ट साइड में आएगा क्योंकि सेल करने से हमारे पास पैसा आता है, तो 40% पैसा आया होगा। तो अप्रैल का 40% अप्रैल में आएगा, मई की सेल्स का 40% मई में आएगा और जून की सेल्स का 40% जून में आएगा। तो 1,20,000 सेल्स है अप्रैल की, तो इसका 40% 48,000 आपको अप्रैल में मिल गया होगा। मई 13,000 है तो 52,000 जो है आपको मिला होगा मई में, और जून का आपको मिला होगा जून में 56,000। तो देखिए 1,30,000 का 40% और 1,40,000 का 40% ये आपको मिल चुका है। जो मिल गया हमने लिख दिया, रिसीप्ट साइड लगभग हो जाती है इसी के साथ। अब क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़िए और जो पॉइंट आपको सबसे इजी लगता है आप उसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो एडवांस टैक्स देखिए आपको हर महीने पे करना है, तो आप इसी को पे कर दीजिए सबसे पहले। तो एडवांस टैक्स ये आपको हर महीने पे करना था, 2,000 रुपये था, तो ये आप 2,000 रुपये हर महीने पे कर दिए, यानी कि अप्रैल, मई और जून तीनों महीने में आप एडवांस टैक्स पे कर दिया 2,000 रुपये। इसी के साथ आपने एक पॉइंट क्लियर कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड विल बी पेड आफ्टर 1 मंथ। एक महीने के बाद आपको फैक्ट्री ओवरहेड पे करना है। मतलब ये कि जनवरी वाला फरवरी में पे करेंगे, फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल, अप्रैल वाला मई, मई वाला जून। इस तरीके से एक महीने के बाद आपको पेमेंट करना है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये है, यहाँ पे आप इसी तरीके से पेमेंट करते चलिए। तो मार्च का जो पेमेंट है वो आप अप्रैल में पे करेंगे 5,500। अप्रैल का जो पेमेंट है वो आप पे करेंगे मई में 6,000, और मई का जो पेमेंट है 6,500 ये आप पे करेंगे जून में। कितना आसान है, एक महीने के बाद पेमेंट करते चलिए। परचेज विल बी ऑलवेज बी मेड फॉर कैश। परचेज हमेशा कैश पे करते हैं आप, और इस पे डिस्काउंट मिलता है 8%। तो देखिए यानी कि 92% का पेमेंट करना है आपको। तो परचेज आपको दे रखी है, इसमें से 8% आप लेस करते चलिए और पेमेंट करते चलिए। तो देखिए अप्रैल का पेमेंट आप अप्रैल में करेंगे लेकिन 8% डिस्काउंट लेस करेंगे। तो 60,000 में से लेस करिए 8% डिस्काउंट, आप परचेजेस जो है वो कैश होगी परचेजेस, और यहाँ पे आप पे करेंगे 8% लेस करने के बाद 55,200। तो अप्रैल का आपने अप्रैल में पे किया है परचेजेस, लेकिन इसमें से डिस्काउंट लेस किया है 8%। इसी तरह 65,000 में से लेस कीजिए 8% डिस्काउंट, तो 59,800 का पेमेंट करेंगे आप मई में। जून की जो परचेजेस है वो 70,000 है, इसमें से आप लेस कीजिए 8% डिस्काउंट, तो आप कैश परचेज करेंगे 64,400। परचेजेस आपने पेड कर दी है, सेल्स आप पहले सॉल्व कर चुके हैं,
और कैश बैलेंस हो ही गया। डेप्रिसिएशन अभी कभी लिखते ही नहीं है। डेप्रिसिएशन क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि ये नॉन कैश पेमेंट होता है और जो नॉन कैश पेमेंट होते हैं वो कभी भी कैश बजट में इंक्लूड नहीं किए जाते। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं कह रहा है, तो जिस महीने में जो एक्सपेंसेज है आप वो पे कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज। इसके लिए कुछ नहीं कहा, तो अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में और जून का जून में पेमेंट कीजिए। तो 6,000, 6,500 और 7,000 ये पेमेंट हम अप्रैल का अप्रैल में करेंगे, मई का मई में और जून का पेमेंट जून में। इस तरीके से पेमेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का बच जाता है केवल एक पेमेंट, वेजेस का। तो वेजेस के लिए आपको कहा गया है कि 15 डेज के बाद हम पेमेंट करते हैं और जो पेमेंट करते हैं हर महीने की 1 तारीख को 15 तारीख को करते हैं, यानी कि आधा पेमेंट आपको इस महीने करना है, बाकी का आधा नेक्स्ट मंथ पे करना है। तो 50% आप जो पेमेंट करेंगे वो करंट मंथ में करेंगे, 50% जो पेमेंट होगा वो करंट मंथ में होगा, बाकी का नेक्स्ट मंथ में। तो करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ ये 2 कॉलम बना लेते हैं हम। ये अप्रैल का पेमेंट देख लेते हैं, ये मई का और ये जून का। पेमेंट किस चीज़ का देख रहे हैं? वेजेज का। तो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं वेजेज। तो देखिए मार्च का जो पेमेंट है, मार्च की वेजेज है आपके पास 11,000। तो मार्च का जो पेमेंट है वो 5,500 जो पेमेंट करेंगे हम मार्च में कर चुके होंगे और बाकी का 50% हम अप्रैल में पे करेंगे, यानी कि 5,500 रुपये। इसी तरह अप्रैल में 12,000 रुपये है तो 6,000 रुपये अप्रैल में पे करोगे आप। ₹6,000 आप अप्रैल में पे करोगे और 6,000 आप पे करोगे मई में। इसी तरह मई में 13,000 है, इसका 50% यानी कि 6,500 मई में पे करेंगे और बाकी पे करेंगे जून में। फिर जून का बचता है 14,000, तो 14,000 का हाफ यानी कि 7,000 जून में पेमेंट हो जाएगा और बाकी का होगा जुलाई में। तो 50% इस महीने पे करेंगे और 50% पे करेंगे नेक्स्ट मंथ। ये होता है 1 तारीख को 15 तारीख का मतलब। तो टोटल पेमेंट हो गया 11,500, 12,500 और 13,500। ये पेमेंट हो जाता है वेजेज का। इसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरफ पेमेंट में। तो वेजेज आप पे किए 11,500 अप्रैल में, 12,500 मई में और 13,500 जून में। पेमेंट साइड का टोटल कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए कहीं कोई पेमेंट रह नहीं गया हो। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए आपने। डेप्रिसिएशन का पेमेंट आप इंक्लूड नहीं करते हैं कैश बजट में, इसलिए आप इसमें नहीं लिखेंगे। सेल परचेजेज हो चुकी है, वेजेज हो चुका है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन और डेप्रिसिएशन, ये आपने सभी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। केवल टोटल रह गया है तो ज़्यादा अच्छा है, टोटल भी हम लगा ही दें। 2,000, 5,500, 55,200, 6,000, 11,500, ये हो जाता है 80,200। 2,000, 6,000, 59,800, 6,500 और 12,500, 86,800। 2,000, 6,500, 64,400, 7,000 और 13,500, 93,400। अब देखिए रिसीप्ट साइड का टोटल करते हैं 11,000, 64,500 और 48,000। टोटल हो जाता है 1,23,500। ए में से बी को लेस कर दीजिए, तो 123,500 में से लेस कर देंगे 80,200 को, तो 43,300 ये क्लोजिंग बैलेंस आता है। इसे आप ओपनिंग बैलेंस में ले जाइए 43,300। ऐड कर दीजिए 70,500 प्लस 52,000, टोटल हो जाता है 1,65,800। अब इसमें से लेस कर दीजिए 86,800, तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 79,000। ये जो 79,000 बैलेंस है इसे आप जून में ले जाइए, टोटल कर लीजिए आप 76,500 प्लस 56,000, तो टोटल हो जाता है 2,11,500
इसमें से लेस कर दीजिए 93,400, तो आपका बैलेंस हो जाता है 1,18,100। तो देखिए क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है पूरा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आया होगा, नॉलेज भी आपकी इंक्रीज हुई होगी, और क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। निश्चित रूप से आपको सॉल्व करना भी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में कर भी लिए हैं, और जो बचे हुए हैं उनको आप करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम जल्द से जल्द उसको सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे।